जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इडियम्स और फ्रेजेस। तो पहले तो हम इडियम्स और फ्रेजेस कुछ अलग अंदाज में पढ़ेंगे विजुअलाइजेशन के थ्रू, और उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस की भी क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ये क्वेश्चन स्पेशली आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरू करते हैं आज की क्लास। तो अब देखिए हमारा पहला वर्ड क्या है। पहला इडियम हमारा है अबव बोर्ड। जैसे हम जानते हैं गांधी जी किस चीज के लिए फेमस थे। गांधी जी अपने ईमानदारी के लिए फेमस थे। वैसे तो वो और चीजों के लिए फेमस थे, लेकिन यहां पर हमें याद रखना है गांधी जी वॉज अबव बोर्ड। अबव बोर्ड मतलब होता है बहुत ही ऑनेस्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब जो ईमानदार इंसान होता है उसके लिए हम लोग कौन सा इडियम यूज करते हैं, अबव बोर्ड। तो अबव बोर्ड मीन्स होता है ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। कोई दिक्कत इसमें समझने में? तो गांधी जी वॉज अबव बोर्ड। नेक्स्ट इडियम आपका है एडम्स एल। जैसे हम देखते हैं राजस्थान के इलाकों में पानी की बहुत समस्या है, तो वहां लोग कहाँ दूर दराज तक ट्रेवल करते हैं, रिमोटेस्ट प्लेस पे ट्रेवल करते हैं। किसके लिए ट्रेवल करते हैं? फॉर वाटर। तो वाटर के लिए हम लोग जो है एक वर्ड और यूज कर सकते हैं, दैट इज एडम्स एल। तो एडम्स एल क्या होता है? प्योर वाटर। So in the remotest part of Rajasthan, people walk miles for Adams Hill। यानी लोग किसके लिए जाते हैं? दूर दराज इलाके के लिए, पानी के लिए। और एडम्स हिल को हम लोग क्या कहते हैं? पानी। एडम जैसे हमको पता है, एडम जैसे आदम यानी ह्यूमन, और एल यानी वाटर। तो इंसान के पीने लायक पानी को हम क्या कहते हैं? एडम्स हिल। कोई दिक्कत इसमें? क्लियर हो रहा है? Anjali, good afternoon, dear. I hope you are understanding each and everything. Next word क्या है हमारा? नेक्स्ट इडियम है, मुहावरा है हमारा, इंसल्ट टू इंजरी। मतलब एक इंसान को आप ह्यूमिलिएट भी करेंगे और हार्म भी करेंगे, और साथ ही साथ क्या करेंगे? ह्यूमिलिएट भी करेंगे, नुकसान भी पहुंचाना और साथ ही साथ बेइज्जत भी करना। जैसे पाकिस्तान के साथ होता है, नुकसान भी होता है और साथ ही साथ उसकी क्या होती है? बेइज्जती भी होती है। तो पाकिस्तान की हमेशा क्या होता है? वी ऑलवेज एड इंसल्ट टू इंजरी ऑन पाकिस्तान वुंड। तो पाकिस्तान के जख्मों पर हम लोग क्या है, और ज्यादा नमक छिड़कते हैं, मतलब और ज्यादा उनको हार्म भी करते हैं और ह्यूमिलेट भी करते हैं। अब इसको याद कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए कोई निब्बा है और उसने किसी को प्रपोज किया, और सामने वाले ने क्या किया? उसका प्रपोजल ठुकरा दिया, और साथ ही साथ क्या बोला? गेट लॉस्ट। तो अब ये क्या हुआ? शी हैज एडेड इंसल्ट टू इंजरी बाय रिटर्निंग द गिफ्ट एंड सेंडिंग अ गेट लॉस्ट नोट। तो इसका मतलब क्या है? उसने उसको हार्म भी किया और साथ ही साथ क्या किया? ह्यूमिलेट भी किया। तो हार्म भी पहुंचाना और ह्यूमिलेट भी करना इज कॉल्ड एडिंग इंसल्ट टू द इंजरी। कोई डाउट इसमें? अब आता है हमारा नेक्स्ट इडियम। नेक्स्ट इडियम, जय किशन, क्लियर, वेरी गुड डियर। तो आई होप यू ऑल आर वाचिंग, तो जरूर इसको देखिएगा। न्यू फेदर इन वंस कैप। मतलब जैसे पुराने जमाने में क्या होता था, कोई राजा महाराजा युद्ध जीत जाता था तो वो अपने सर पे क्या लगा लेता था? पंख लगा लेता था। जैसे ये पंख लगा लेता था। तो एड अ न्यू फेदर इन वंस कैप मतलब क्या होता है? कोई नया चीज, ऑनर या कोई नई उपलब्धता हासिल करना, मतलब कुछ कुछ नया अचीव करना। जैसे आजकल आप देख रहे हैं जो रूट रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। पहले तो विराट कोहली बहुत बढ़िया खेल रहा था, लेकिन आजकल जो रूट काफी रिकॉर्ड तोड़ रहा है, यानी नई नई उपलब्धियां हासिल करता जा रहा है। तो नई नई उपलब्धियां हासिल करना, न्यू ऑनर एक्वायर करना कहलाता है क्या? एड अ न्यू फेदर इन वंस कैप। तो यहां पर जो रूट हैज एडेड अ न्यू फेदर इन हिज कैप, मतलब उन्होंने एक नई उपलब्धि हासिल करी है। तो एड अ न्यू फेदर इन वंस कैप, नई उपलब्धि हासिल करना। कोई दिक्कत यहां तक? जितने बच्चे देख रहे हैं ऑनलाइन में, एक बार क्लियर लिख दीजिए सभी, अगर आपको क्लियर हो गया ये। इसके बाद हम लोग देखेंगे आफ्टर माय ओन हार्ट। अब आफ्टर माय ओन हार्ट का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए किसी को रीडिंग पसंद है, सामने वाले पर्सन को, और आपको भी रीडिंग पसंद है, तो आप क्या कहेंगे? यू आर आफ्टर माय ओन हार्ट, मतलब यू आर सिमिलर टू मी। तो आफ्टर माय ओन हार्ट का मतलब होता है सिमिलर टू समवन। तो जैसे आपको मान लीजिए क्रिकेट पसंद है, सामने वाले को भी क्रिकेट पसंद है, तो क्या बोलोगे? यू आर आफ्टर माय ओन हार्ट, मतलब तुम मेरी तरह सिमिलर हो। तो आफ्टर माय ओन हार्ट मींस सिमिलर टू समवन। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट इडियम पे।
अंजलि क्लियर, जय किशन क्लियर, वेरी गुड बच्चों। अब देखिए हमारा नेक्स्ट इडियम आता है आई वॉश। आई वॉश क्या होता है? प्रिटेंस, मतलब दिखावा। मतलब कई बार क्या होता है, जैसे कुछ स्कैम होता है, जैसे एसएससी सीजीएल का पेपर लीक हो गया, या मान लो कुछ अभी नीट का पेपर लीक हो गया, तो सरकार ने कमेटी तो बिठा दी, लेकिन कुछ कमेटी वो कुछ कर नहीं रही है, क्योंकि हो सकता है मिनिस्टर्स लोग खुद ही इन्वॉल्व हो। तो यहां पर क्या करते हैं? आई वॉश करते हैं, मतलब वो इंक्वायरी बिठाना केवल एक क्या दिखावा होता है। तो यहां पर एन आई वॉश, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं आंखों में धूल झोंकने के समान, तो एन आई वॉश को हम लोग कहते हैं प्रिटेंस। इंग्लिश में कहलाता है प्रिटेंस, हिंदी में कहते हैं आंखों में धूल झोंकना। तो द होल इन्वेस्टिगेशन वाज जस्ट एन आई वॉश एज नो वन वाज हेल्ड गिल्टी। तो जो पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई, इंक्वायरी हुई, वो फर्जी थी, दिखावटी थी, और किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया, मतलब कोई दोषी नहीं पाया गया। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। तो यहां तक सबको क्लियर है? तो एक बार कमेंट में क्लियर लिख दीजिएगा जरूर। अब आता है हमारा हेयर ब्रेड एस्केप, जिसको हम कहते हैं हिंदी में बाल बाल बच्चे, मतलब बाल बाल बच्चे वाला नहीं करिए, बाल बाल बच्चे वाला। तो जैसे आपको टीचर ने होमवर्क दिया था, मान लीजिए पिछले टर्म में, और आप होमवर्क नहीं करके आए थे, और आपका होमवर्क चेक हो रहा था, और लेकिन इतने में घंटी बज गई, तो आपका क्या हुआ? बाल बाल बचे, तो यू हैड एन एस्केप। तो हेयर ब्रेड एस्केप मतलब होता है क्या होना? नैरो एस्केप, मतलब बाल बाल बचना। हेयर ब्रेड एस्केप मतलब होता है नैरो एस्केप। जैसे मान लीजिए कोई चोर है, वो पकड़े जाने वाला था, लेकिन जैसे ही पुलिस को देखा वो भाग गया, और क्या वो बाल बाल बच गया। तो क्या बोलेंगे? ही हैड एन हेयर ब्रेड एस्केप। या जैसे इंडिया भी आप जानते हैं T20 वर्ल्ड कप, बाल बाल बची थी, याद होगा ये सूर्या का कैच। तो हेयर ब्रेड एस्केप मतलब क्या था? वेरी नैरो एस्केप। कोई डाउट इसमें? अब आता है नेक्स्ट वर्ड ओल्ड फ्लेम। ये ओल्ड फ्लेम क्या होता है? जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर दो व्यक्ति हैं, और दोनों के बीच में कोई पुरानी चिंगारी दिख रही है, मालूम पड़ रही है। तो ये ओल्ड फ्लेम मतलब होता है बचपन का प्यार भूल नहीं जाना रे, मतलब लॉन्ग टाइम लव इज कॉल्ड ओल्ड फ्लेम। जरूर आपका भी कोई ओल्ड फ्लेम होगा। जब मैरिज हो जाएगी तो शायद आप सरकारी लेने जाएंगे, तो मिलेगी आपको पुरानी सरकारी, मतलब ओल्ड फ्लेम मिलेगा। तो ओल्ड फ्लेम इज कॉल्ड योर लॉन्ग टाइम लव, पुराना प्यार। जय किशन स्काई, है ना? तो ओल्ड फ्लेम क्लियर हुआ सबको? जिनको क्लियर हो गया तो कमेंट में लिख दीजिएगा फ्लेम, और अगर आपका कोई ओल्ड फ्लेम रहा है तो ओल्ड फ्लेम लिख दीजिएगा। ठीक है? तो ओल्ड फ्लेम के बाद हम लोग नेक्स्ट इडियम पे आते हैं, एज्यूम एयर्स। जैसे मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, उसने बैंक पीओ निकाल लिया या क्लर्क निकाल लिया, और उसके बाद क्या है, वो हवा में उड़ने लगा है, आपसे बात नहीं करता है, मतलब घमंड में रहता है। तो इसके लिए हम लोग कौन सा इडियम यूज कर सकते हैं? एज्यूम एयर्स। तो एज्यूम एयर्स भी कहते हैं, और पुट ऑन एयर्स भी कहते हैं। एज्यूम एयर्स या पुट ऑन एयर्स, जिसका मतलब क्या है? बहुत ज्यादा घमंड दिखाना या अपने आप को सुपीरियर दिखाना, इसको कहलाता है एज्यूम एयर्स। कोई डाउट इसमें? तो आफ्टर बिकमिंग एन आईएएस ऑफिसर ही हैज एज्यूम्ड एयर्स। तो आईएएस ऑफिसर बनने के बाद वो बहुत ज्यादा क्या हो गया? घमंडी हो गया, हवा में उड़। कोई डाउट इसमें? तो अगर आपको ये सब क्लियर हो रहा है तो एक बच्चे सारे बच्चे क्लियर लिख दीजिएगा। ओके, जय किशन फ्लेम, वेरी गुड, मतलब आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा है। वेरी नाइस टू सी दिस। क्वेश्चंस भी कराएंगे अभी, तो वेट जरूर करिएगा। आज की क्लास में क्वेश्चंस भी होंगे, लेकिन क्वेश्चंस सेकंड पार्ट में होंगे। ठीक है? अब हमारा आता है ऑल एट सी। सी आप लोग को पता है क्या होता है? सी एक देखने वाला होता है, एक SEA समंदर वाला सी, SEA समंदर वाला सी। तो भाई इंग्लिश कैसा लगता है? वंडर, समंदर, मतलब ऐसा लगता है कि समंदर में बीच में किसी ने क्या कर दिया है? छोड़ दिया, और समझ नहीं आ रहा जाए तो जाए कहां, करें तो करे कहां, करे क्या। तो इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं क्या? ऑल एट सी या एट सी। ऑल एट सी या एट सी, इसका मतलब क्या होता है? कंफ्यूज। जैसे मान लीजिए किसी की मैथमेटिक्स बहुत खराब है, तो ऐसा कैसा लग गया कि मैथमेटिक्स के समंदर में किसी ने आपको छोड़ दिया है, और बड़ी बड़ी मछली जैसे DI वगैरह वो आपको खाने के लिए तैयार है। तो ऑल एट सी का मतलब क्या होता है? टोटली कंफ्यूज। तो ही वॉज
एट सी व्हेन ही सॉ द क्वेश्चन पेपर। जब उसने क्वेश्चन पेपर देखा, अरे ये तो वो है ही नहीं जो पिछले दिन मिला था। तो यहाँ एट सी मतलब क्या हो गया, कंफ्यूज हो जाएगा। कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट इज एट नॉट। ओके मानसी क्लियर, अंजलि क्लियर, वेरी गुड। तो आई होप मजा आ रहा है। मजा आ रहा है तो एक बार लिख दीजिएगा मजा, MAZA, ठीक है। अब आते हैं हम लोग एट नॉट पे। तो जैसे हम जानते हैं गांधी जी के आदर्श जो थे, मतलब गांधी जी के आदर्श क्या थे, एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी क्या कर दो, आगे कर दो। तो लेकिन लोगों ने देखा जब दूसरा गाल आगे करे थे तो लोग क्या पूरा कूट ही दे रहे थे, मतलब पूरा पीठ ही दे रहे थे। तो गांधी जी के आदर्श को सबने फॉलो करना क्या कर दिया, बंद कर दिया। मतलब आज की डेट में गांधी जी के आदर्श को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता। तो इसको हम कहते हैं एट नॉट। एट नॉट मतलब क्या होता है, किसी चीज को इंपॉर्टेंस ना देना, महत्व ना देना। समझ में आएगा? नॉट का यहां मतलब है नथिंग वाला। जैसे पुराने जमाने में NOT को हम लोग कैसे लिखते थे, NAUGST। तो ये भी नॉट है, और ये नॉट मतलब क्या, तो ये नथिंग मतलब कोई चीज मायने नहीं रखती है। तो ये नहीं, नॉट नेगेटिव है। तो इसी नॉट नेगेटिव को पहले क्या लिखते थे, NAUGST, ओल्ड ग्रामर बहुत ज्यादा। तो यहाँ एट नॉट मतलब क्या होगा, आप किसी चीज को क्या समझ रहे हो, नथिंग। नथिंग मतलब उसकी वैल्यू। तो लीडर्स टुडे सेट गांधीज आइडियल्स एट नॉट। तो गांधी जी के आदर्श को आजकल के लीडर्स क्या करते हैं, महत्व नहीं देते, मतलब कोई लोग महत्व नहीं देते। क्लियर है? तो नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग एट लार्ज। ये बहुत आसान इडियम है। जैसे हम जानते हैं कौन है भैया, दाऊद इब्राहिम। तो दाऊद इब्राहिम क्या है, ये देश से भागा हुआ है, भगौड़ा है। तो ये क्या है, एट लार्ज है। तो एट लार्ज मतलब क्या होता है, जो भगौड़ा होता है, भागा हुआ होता है, एब्सकॉन्डिंग होता है, मिसिंग होता है। तो हम उसको कौन सा आइडिया यूज करते हैं, एट लार्ज। जैसे मेनी टेररिस्ट आर एट लार्ज एंड पोजिंग सीरियस थ्रेट टू द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। तो कई आतंकवादी एब्सकॉन्डिंग है, मिसिंग है, मतलब पुलिस को, आर्मी को उसकी तलाश है, और ये देश की सिक्योरिटी के लिए क्या है, खतरा है। कोई डाउट इसमें? तो समझ में आया, नाथूराम है ना, आजकल लोग नाथूराम को फॉलो कर रहे हैं ना। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो एक बार सारे बच्चे, मानसी, जयकिशन, अंजलि, सब क्लियर लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। क्लियर कि आपको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं जा रहा है, CLEAR, ठीक है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड आता है एट ऑड्स। एट ऑड्स क्या होता है, देखें। जैसे हम लोग एट ऑड्स पेरेंट्स के बीच में देखते हैं, या आस पड़ोस में भी देखते हैं। कई बार अंकल है और आंटी है, उनके बीच में क्या देखने को मिलता है, लड़ाई झगड़ा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में, एट ऑड्स। तो एट ऑड्स में मतलब क्या होगा, डिसएग्रीमेंट होगा, या किसी चीज पे बहसबाजी, या एक दूसरे से स्वीकार मतलब सहमत नहीं होंगे, लड़ाई झगड़ा होगा या असहमति हो। क्लियर? तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ दो पर्सन है, एक दूसरे से क्या मालूम पड़ रहे हैं, उंगली दिखा के बात कर रहे हैं, एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, डिसएग्री कर रहे हैं, यानी असहमत है। तो वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज आर एट ऑड्स इन द मैटर ऑफ वुमेन रिजर्वेशन बिल। तो वुमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर कई पार्टीज किसमें हैं, एट ऑड्स, मतलब किसमें, डिसएग्रीमेंट में, मतलब कोई एक तालमेल नहीं बन पा रहा है। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? तो एट ऑड्स मतलब क्या होता है, इन डिसएग्रीमेंट। कोई डाउट इसमें? अब आता है हमारा नेक्स्ट इडियम। तो नेक्स्ट इडियम को देखते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स। वेरी गुड जयकिशन। तो जयकिशन, मानसी, अंजलि, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अच्छे से पढ़ रहे हैं आप लोग, ऐसे ही पढ़ते रहिए। अब नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा बैक स्टेयर्स इन्फ्लुएंस। जैसे आपको फ्रंट स्टेयर्स तो पता है, जैसे फ्रंट स्टेयर क्या, सीधी सीढ़ियां। जैसे भाई क्या होता है, सफलता पाने के लिए सीढ़ी सीधी क्या है, हार्डवर्क, मेहनत। लेकिन कई लोग क्या होता है, ये फ्रंट स्टेयर्स नहीं कर पाते, तो वो किसका सहारा लेते हैं, बैक स्टेयर्स। मतलब अगर नौकरी सीधी तरीके से नहीं मिल पा रही है तो 5 लाख, 10 लाख या कोई जुगाड़ लगा लेना। इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बैक स्टेयर्स इन्फ्लुएंस। तो आप सीधी उंगली से आपको नौकरी मिल नहीं पा रही थी, तो आप मतलब सीधी सीढ़ियों से नौकरी मिल नहीं पा रही थी, तो आप कौन सी सीढ़ियों से आ गए, बैक स्टेयर्स। तो बैक स्टेयर्स इन्फ्लुएंस क्या होता है, इम्प्रॉपर एंड प्राइवेट इन्फ्लुएंस। मतलब इसमें आप गलत तरीके से अपने इन्फ्लुएंस का यूज करते हैं कोई प्रॉफिट पाने के लिए। दिस इज कॉल्ड बैक स्टेयर्स इन्फ्लुएंस। जैसे कोई मान लीजिए बिजनेसमैन है, उसका पॉलिटिशियन से रिलेशन है, तो
बिजनेसमैन कैसे सारे टेंडर पालेगा? बैकस्टेयर्स इन्फ्लुएंस से, मतलब गलत प्रभाव से कोई चीज अचीव कर लेगा। तो बैकस्टेयर्स इन्फ्लुएंस मींस होता है इम्प्रॉपर एंड प्राइवेट इन्फ्लुएंस। इसके एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, जैसे ही डिड नॉट डिजर्व द जॉब, वो जॉब डिजर्व नहीं करता था बट उसको नौकरी मिल गई, कैसे? बाय बैकस्टेयर्स इन्फ्लुएंस। ही ट्राइड टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब बाय बैकस्टेयर इन्फ्लुएंस, तो उसने अपने जुगाड़ से, प्रभाव से, गलत प्रभाव से नौकरी पाने की कोशिश करी। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया, क्लियर हो गया ये। गुड आफ्टरनून कोमल, वेरी गुड आफ्टरनून। तो आई होप यू ऑल आर एंजॉयिंग द टुडेज क्लास, क्लियर, वेरी गुड। अब आता है हमारा बैड एग। आपने एग सुना है? एग मतलब क्या होता है? अंडा। और बैड एग मतलब क्या होता है? बुरा अंडा, बेकार अंडा। तो कई बार क्या होता है, कुछ जैसे अमीर लोग होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं वो कैसे निकलते हैं? बुरे अंडे निकलते हैं, है ना, मतलब बैड एग निकलते हैं, सोसाइटी के लिए हार्म करते हैं। जैसे ये है प्रज्वल रवन्ना, शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, ये बहुत ज्यादा एक स्कैंडल में इन्वॉल्व थे जिसके से अभी वुमेन के अगेन इन्होंने बहुत क्राइम किया था। तो ही इज अ बैड एग फॉर द सोसाइटी। तो बैड एग मतलब क्या होता है? जो समाज के लिए कैसा होगा? बुरा होगा, यानी बुरा अंडा, यानी बर्थलेस पर्सन, जो समाज के लिए कोई पॉजिटिव रोल नहीं प्ले करेगा, समाज के लिए हमेशा नेगेटिव रोल प्ले करेगा, उसे हम क्या कहेंगे? बैड एग। तो इसका एग्जांपल कैसे बना सकते हैं? ऑफन अ प्रोडिगल सन। प्रोडिगल सन मतलब बहुत पैसा खर्च करने वाला, मतलब जो एक तरीके से एक्स्ट्रावेगेंट लाइफ जी रहा है। ऑफ अ रिच फादर, रिच फादर मतलब अमीर पिता का, बिकम्स अ बैड एग फॉर द सोसाइटी, मतलब ये समाज के लिए कैसा व्यक्ति बन जाता है? वर्थलेस बन जाता है। कोई डाउट इसमें नहीं? जैसे कई बार ऐसा इनाम पप्पू पे भी लगाया जाता है ना, तो ये हमारा बैड एग हो जाता है। कोई डाउट इसमें नहीं? तो आप सब तो खैर गुड एग्स बनेंगे सोसाइटी के लिए, आई होप सो, है ना, नॉट बैड एग। तो ये क्लियर है? तो एक बार सभी बच्चे क्लियर लिख दीजिएगा कमेंट में। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्ड पे, बैंडी वर्ड्स। आपने गांधी को सुना है? गांधी वर्ड्स में क्या होगा? ऐसे अच्छी अच्छी बातें होंगी जिसमें आप अहिंसा वाली बात करेंगे, नॉन वायलेंस। लेकिन ये जो बेन स्टोक्स वाली बातें होंगी, ये कैसी होंगी? गांधी वर्ड्स की बैंडी वर्ड्स? बैंडी वर्ड्स मतलब, बैंडी वर्ड्स मतलब क्या होता है? आर्ग्यू करना, तो बहुत एब्यूजिव लैंग्वेज का यूज करना। जैसे आप पड़ोस में भी देखते हैं, अंकल आंटी होते हैं, तो अंकल आंटी क्या करते हैं? आंटी बोलती हैं अंकल को कुछ, मतलब बेन स्टोक्स टाइप, अंकल भी रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये सब कैसा वर्ड देखने को मिलता है? बैंडी वर्ड्स। बैंडी वर्ड्स मतलब क्या होता है? आर्ग्यू करना, बहसबाजी करना। जैसे आप गौतम गंभीर देख रहे हैं, प्यार बरसा रहे हैं, शायद अफरीदी के लिए बोल रहे हैं बेन स्टोक्स यू आर वेरी गुड पर्सन, है ना। तो यहाँ पर बैंडी वर्ड्स मतलब होता है किसी के लिए गाली गलौज करना, मतलब उसके लिए एब्यूजिव लैंग्वेज यूज करना। कोई डाउट इसमें नहीं? बैंडी वर्ड्स के बाद आता है बैंक अपॉन। भाई अब इंडिया 50 ओवर का वर्ल्ड कप जीत नहीं पा रहा है 2011 के बाद से। क्यों? क्योंकि युवराज सिंह और महेंद्र सिंह धोनी नहीं है, तो हमारी टीम बहुत ज्यादा इन पे डिपेंडेंट थी। तो बैंक अपॉन क्या होता है? जब आप किसी पर क्या होते हैं? डिपेंडेंट होते हैं। तो यू कैन बैंक अपॉन अस, आप हमारे पर डिपेंड कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ नीड, तो जरूरत के समय आप हमारे पर डिपेंड हो सकते हैं। तो बैंक अपॉन मतलब क्या होता है? डिपेंड ऑन। तो जब भी आपको बैंक अपॉन दिखे तो आपको याद रखना इसका क्या मीनिंग होगा? डिपेंड। क्लियर है मानसी एंड कोमल एंड जय किशन? एक बार सब लिख दीजिएगा एसी, है ना। एसी से मतलब कि जितना आप तक पढ़ा है ऑल क्लियर है, आपको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं जा रही, तो एसी लिख दीजिएगा सारे बच्चे। अब नेक्स्ट आता है एग्जाम रिजल्ट। जब बोर्ड का रिजल्ट आता है, अब तो खैर वैसी टेंशन नहीं होती जो पहले हुआ करती थी, तो बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आता है तो दिल कैसा करता है? धक धक। जैसे आप देखते हैं एसबीआई का या आईबीपीएस पीओ या कोई भी रिजल्ट आता है, आपका दिमाग, आपका दिल क्या होता है? धक 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 करता है। इसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में बेटेड ब्रेथ। क्या कहते हैं? बेटेड ब्रेथ। ब्रेथ मतलब समझते हैं सांस लेना, और बेटेड ब्रेथ मतलब क्या होता है? सांस से क्या है? बिल्कुल थाम कर किसी का इंतजार करना, मतलब जैसे आपकी सांसें रुक गई हैं किसी चीज के इंतजार में, तो उसके लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज करते हैं? बेटेड ब्रेथ। जैसे मान लो कहीं ऋतिक रोशन आने वाले हैं, तो लोगों की सांसें से क्या हो जाएंगी? थम जाएंगी। ऋतिक रोशन। तो ये वेटेड ब्रेथ क्या होता है? होल्डिंग योर ब्रेथ इन एंजाइटी। जब आप अपनी ब्रेथ को, सांसों को एंजाइटी में होल्ड करेंगे तो उसको हम क्या कहते हैं? वेटेड ब्रेथ। ये जनरली किसमें होता है? एक्साइटमेंट वगैरह में होता है। तो जनरली आप किसी चीज के लिए एक्साइटेड होते हैं तो आप उसका वेटेड ब्रेथ से क्या करते हैं? वेट करते हैं।
कोई डाउट इसमें है? तो बेटेड ब्रेथ मींस होता है होल्डिंग योर ब्रेथ इन एंजाइटी, एंजाइटी मतलब चिल्ला। कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब आता है हमारा नेक्स्ट इडियम। तो अंजलि एसी हाला फॉर अ रीजन, ओके। कोमल क्लियर, कोमल एसी, मानसी एसी और क्लियर। तो गुड एवरीवन। अब देखिए ये है हमारा नेक्स्ट इडियम, बियर द पाम। बियर द पाम मतलब वैसे लग रहा है कि पाम से कुछ रिलेटेड है, लेकिन इडियम की खास बात क्या होती है, इसमें वर्ड फॉर वर्ड मीनिंग नहीं होता। तो बियर द पाम मतलब क्या होता है, टू बी विक्टोरियस। जैसे ऑस्ट्रेलिया हमेशा क्या होती है वर्ल्ड कप में, क्या होती है, बियर्स द पाम, मतलब बहुत बार ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप जीता है और बहुत बार ऑस्ट्रेलिया कैसी साबित हुई है, विजेता साबित हुई है। तो ऑजीज बोर द पाम इन मेनी वर्ल्ड कप्स, यानी ऑजीज कई वर्ल्ड कप में क्या रहे हैं, विजेता रहे हैं, विनर्स रहे। तो बियर द पाम का मतलब क्या होगा, टू बी विक्टोरियस, क्या होना, विजेता होना। जैसे आई होप यू विल बियर द पाम इन योर एसबीआई एग्जामिनेशन। तो बियर द पाम का मतलब क्या होता है, विजेता। तो जो लोग बियर द पाम, जो लोग चाहते हैं लाइफ में विजेता होना, तो वो बियर लिख दे, वो वाली बियर नहीं लिखिएगा ना, ये बियर लिख दीजिएगा। नेक्स्ट बियर द पाम के बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट इडियम पे। तो नेक्स्ट इडियम हमारा रिलेटेड है बीट द एयर से। एयर आप समझते हैं, बीट मतलब मारना। अब जैसे किसी, अब क्या हवा को मार सकते हैं, यानी बीट द एयर कि भैया हवा को, अरे तुम्हारा नहीं। तो हम आप अपने एफर्ट क्या कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, या एक तरीके से गलत डायरेक्शन में अपने एफर्ट्स को लगा रहे हैं। जैसे पाकिस्तान की कोशिश क्या थी कि किसको हत्या ले, कश्मीर को। तो पाकिस्तान एफर्ट ऑफ ऑक्यूपाइंग कश्मीर वाज लाइक बीटिंग द एयर। तो पाकिस्तान के जो कश्मीर पाने का सपना था या एफर्ट्स थे, वो कैसे थे, हवा में मुक्का मारने के समान। बीट द एयर का मतलब क्या होता है, पुटिंग एफर्ट्स एंड टाइम विदाउट अचीविंग गोल्स। मतलब आप अपने एफर्ट लगा रहे हैं लेकिन आपको कोई गोल मिलने वाला नहीं है, आप अपना गोल अचीव करने वाले नहीं। जैसे कोई मान लो वोकेबलरी याद करना चाह रहा है और पूरी डिक्शनरी याद कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, ही इज बीटिंग द एयर। मतलब आप हवा को बीट नहीं कर सकते, मतलब you are doing something which is not going to be possible. कोई डाउट इसमें? डेफिनेटली बियर द पाम, जय किशन एंड कोमल, वेरी गुड। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, इज एट वंस बैक एंड कॉल। एट वंस बैक एंड कॉल का मतलब होता है एट सर्विस। क्या मतलब होता है, एट सर्विस, मतलब घंटी बजाई और तुरंत हाजिर। जैसे राजा महाराजा क्या करते थे, कुछ ऐसे, मतलब मान लो राजा महाराजाओं के टाइम में तो घंटी नहीं चलती होगी, क्या चलता होगा, कुछ ना कुछ होगा ही। तो जैसे उन्होंने ऐसे इशारा किया, बैक मतलब क्या था, इशारा, ऐसे दरबान को इशारा किया और तुरंत दरबान क्या हो गया, हाजिर हो गया। तो इसको हम कहते हैं एट बैक एंड कॉल। इसको हम एग्जाम्पल बना सकते हैं कटप्पा से। कटप्पा वॉज ऑलवेज एट द बैक एंड कॉल ऑफ द रूलर। जैसे ही भल्लाल देव बुलाता था तो कटप्पा तुरंत क्या हो जाता था, हाजिर हो। तो बैक एंड कॉल का मतलब क्या होता है, एट सर्विस। तो ये आपने देखा भी होगा बाहुबली में सीन, तो जिससे समझ में आ रहा है कि कटप्पा वॉज द गुलाम, मीन्स वॉज एट द बैक एंड कॉल ऑफ द रूलर्स। कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट आता है, तो यहां पर क्लियर है सबको, मानसी, बियर, वेरी गुड। तो आई होप सबको समझ में आ रहा है, तो एक बार लिख दीजिएगा ऑल क्लियर, ठीक है। अब देखिए जिंदगी क्या है, ये फूलों का सेज है कि कांटों का सेज है, मतलब कांटों का, मतलब लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेस। तो बेड ऑफ रोजेस मतलब क्या होता है, इजी एंड कंफर्टेबल सिचुएशन, मतलब बहुत आरामदायक जीवन। तो लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेस, मतलब जीवन ऐसा नहीं कि आप जाइए फूलों में ऐसे आराम से लेट गए, यहाँ पर क्या होते हैं, कांटे होते हैं, मतलब क्या होता है, डिफिकल्ट सिचुएशन होता है। तो याद रखिए लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेस। बेड ऑफ रोजेस मतलब क्या होगा, इजी एंड कंफर्टेबल सिचुएशन। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट इडियम पे। तो ऑल क्लियर, जय किशन, वेरी गुड बेटा। अब हम लोग नेक्स्ट इडियम देखते हैं, हैव अ बी इन वंस बॉनेट। तो हैव अ बी इन वंस बॉनेट क्या होता है, जैसे बी आपने सुना होगा, तो बी की आवाज कैसी होती है, काफी एनोइंग होती है, पी पी पी, है ना। तो ऐसा कोई व्यक्ति जो बिल्कुल एनोइंग साउंड कर रहा है, एनोइंग या आपको लग रहा है कि वो बोले जा रहा है, मतलब किसी चीज के लेके पागल हो रखा है वो,
तो आप क्या होंगे, उसको सुन के बहुत एनोइंग फील करेंगे। दिस इज कॉल्ड हैविंग अ बी इन वंस बॉनेट। तो जैसे मान लो किसी की निब्बी है टीना, और वो अक्सर टीना के तुम्हें क्या पैराग्राफ सुना रहा है, तो तुम्हें क्या लगेगा कि ही इज हैविंग अ बी इन हिज बॉनेट। तो बी इन अ बॉनेट मतलब क्या होता है, टू बी ऑब्सेस्ड विद एन आइडिया और स्लाइटली मेंटली क्रेजी और अनस्टेबल अनबैलेंस्ड पर्सन। मतलब आप कुछ ऐसा बोले जा रहे हैं जिससे लगे कि आप थोड़ा सा मेंटली क्या है, स्टेबल नहीं है, या लोगों को बहुत क्या लगेगा, वो एनोइंग लगेगा। तो क्या बोलेंगे, हैविंग अ बी इन वंस बॉनेट। गोइंग ऑन टॉकिंग अबाउट समथिंग व्हिच पीपल आर फाइंडिंग एनोइंग। तो किसी चीज के बारे में बोलते जाना जो लोग कैसा जैसा मतलब जो लोगों को एनोइंग लग रहा है, बहुत ऐसा बहुत इरिटेटिंग लग रहा है, तो इसको कहते हैं हैव अ बी इन वंस बॉनेट। जैसे मान लीजिए कोई लड़की है और वो आपको, आप पार्टी में एंजॉय करने गए, लेकिन वहां पर वो वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर पैराग्राफ सुना रही है, तो आपको क्या लगेगा, अरे यार पार्टी का मूड पूरा खराब कर रही है, शी इज हैविंग अ बी इन हर बॉनेट। आप कहेंगे ब्ला 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 ब्ला, है ना। तो मतलब क्या है, वो एनोइंग वाली बात करे। कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो नेक्स्ट देखते हैं, मानसी ऑल क्लियर, जयकिशन ऑल क्लियर, अंजलि ऑल क्लियर, वेरी गुड। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, हिट बिलो द बेल्ट। हिट बिलो द बेल्ट मतलब क्या होता है, अनफेयरली कोई चीज गेन करना, या अनफेयर मींस का यूज करना कुछ अचीव करने के लिए, तो उसको हम कहते हैं हिट बिलो द बेल्ट। हिट बिलो द बेल्ट मींस टू गिव एन अनफेयर ब्लो और टू फाइट अनफेयरली। कैसे लड़ेंगे, ईमानदारी से लड़ेंगे कि बेईमानी से लड़ेंगे, बेईमानी से लड़ेंगे। जैसे आप देखते हैं बॉक्सिंग होती है, तो बॉक्सिंग में क्या बोला जाता है कि आप इस लोअर पोर्शन के पे हिट नहीं कर सकते, जो बॉडी का लोअर पार्ट है उस पर आप हिट नहीं कर सकते, लेकिन आपने किसी को लोअर पार्ट पे हिट कर दिया, रेफरी देख लिया और आपने लोअर पार्ट पे हिट कर दिया, तो यू आर हिटिंग बिलो द बेल्ट। तो हिटिंग बिलो द बेल्ट का मतलब क्या होता है, टू फाइट अनफेयरली। जैसे आप देखते हैं ऑस्ट्रेलिया वाले, ये अक्सर जीतने के लिए क्या करते हैं, कई बार ये गलत तरीके से भी जो है लड़ते हैं। जैसे ये मान लीजिए बॉल टच करिए ग्राउंड को, लेकिन क्या बोलेंगे, हाउस दैट, यानी दे आर फाइटिंग अनफेयरली। तो दिस इज कॉल्ड हिटिंग बिलो द बेल्ट। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? तो हिट बिलो द बेल्ट मींस टू फाइट अनफेयरली। अब आता है नेक्स्ट इडियम। तो यहां तक अगर क्लियर हो गया तो सीएल लिख दीजिएगा कमेंट में सब लोग, सीएल कैजुअल लीव नहीं मिलेगी, क्लियर हो जाएगा। अब यहां नेक्स्ट इडियम क्या है हमारा, इन द ड्राइवर सीट। जैसे ये पेरेंट्स आप देख रहे हैं, तो ये जो पेरेंट्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं, पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालते हैं, तो दे आर इन द ड्राइविंग सीट। लाइक एक तरीके से ऐसे समझे, जो घर है, जो कार है, उसको कौन ड्राइव कर रहा है, आपके पेरेंट्स ड्राइव करें, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल लें। तो बी इन द ड्राइविंग सीट मतलब क्या होता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालेगा या जो इंचार्ज होगा वो होगा क्या, बी इन द ड्राइविंग सीट। जैसे मान लीजिए टीम होती है, तो उसका एक कैप्टन होता है, तो कैप्टन क्या होता है, ही इज इन द ड्राइविंग सीट, ही इज इन द मेन चार्ज, ही इज टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बी इन द ड्राइवर सीट मतलब होता है बी इन कंट्रोल और इन चार्ज ऑफ अ सिचुएशन। किसी चीज के सिचुएशन के कंट्रोल में होना, मतलब उस पूरी सिचुएशन को आप कंट्रोल कर रहे हैं, पूरी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उठा रहे हैं। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट, तो जैसे मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम करते हैं, बॉस आपसे बहुत सारे वर्क कराता है, आप लैपटॉप पे भी काम करते हैं, आप जाके लोगों को प्रेजेंटेशन भी दे रहे हैं, सेमिनार भी दे रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे, सफाई भी शॉपिंग भी, मतलब सब मैं ही कर रहा हूं, मतलब मैं ही ड्राइवर सीट में हूं, आई एम टेकिंग द कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा एज फिट एज अ फिडल। तो ये समझ में आया, यहां तक क्लियर है तो सीएल लिख दीजिए। अंजलि प्रसाद क्लियर सर। अब देखो, एज फिट एज अ फिडल मतलब होता है स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। जैसे आज भी देखिए विराट कोहली भले उम्र बढ़ रही है बट क्या है, बिल्कुल फिट है। तो एज फिट एज अ फिडल, फिडल क्या होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे गिटार होता है। तो जैसे एक फिडल बिल्कुल हेल्दी शेप में, वैसे ही बिल्कुल विराट कोहली भी किसमें हेल्दी है। तो एज फिट एज अ फिडल मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। तो विराट कोहली इज एज फिट एज अ फिडल, मींस ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। इसका एक और एग्जांपल भी बना सकते हैं, जैसे बचपन में होता था, आप बिल्कुल स्वस्थ होते थे, लेकिन आप बीमारी का क्या करते थे, नाटक करते थे, प्याज लगा देते थे, और बुखार बढ़ जाता था, घर वालों को बोलते थे मैं सर दर्द हो रहा है, फीवर हो रहा है। तो ही फेल्ड इलनेस, मतलब उसने बीमारी का झूठा नाटक कर रहा था, बट आई न्यू ही वॉज एज फिट एज अ
फिडल, मतलब वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी था, स्वस्थ था। कोई डाउट इसमें? देन फिट एंड फिडल के बाद आता है बी इन गुड बुक्स। बी इन गुड बुक्स क्या होता है? जैसे आप देखते थे बचपन में कोई एक स्टूडेंट होता था, वो टीचर का क्या होता था? चमचा होता था या चमची होती थी, है ना, जो शिकायत कर देती थी। तो हमेशा टीचर की उस पर क्या बनी रहती थी? कृपा बनी रहती थी। तो बी इन गुड बुक्स मतलब क्या होता है? बी इन काइंड फेवर। मतलब जो गुड बुक्स से, मतलब ये किताबों से रिलेशन नहीं इसमें, मतलब आप किसी की अच्छी किताबों में, मतलब क्या है, आपकी उस पर क्या बनी हुई है? कृपा बनी हुई है। जैसे मान लो आपको टेस्ट अलग से दे दिया, प्रैक्टिस अलग से करा दी टीचर ने, तो ये क्या हो गया? बी इन गुड बुक्स ऑफ टू बी इन काइंड फेवर, है ना। तो ये हमारा होता है। आई होप ये आप लोग को क्लियर होगा, इसमें तो कोई दिक्कत गया ही नहीं होगा। तो बी इन गुड बुक्स के बाद आता है बी इन गुड ऑर्डर। इसी को हम लोग बी इन गुड ऑर्डर ऑफ भी कहते हैं, टू बी इन गुड फेवर। ऑर्डर समझते हैं? ऑर्डर मतलब खुशबू, अच्छी खुशबू है। अच्छी खुशबू है मतलब कि टीचर आपको क्या है? अच्छा मान रहा है। तो बी इन गुड ऑर्डर ऑफ मतलब होता है टू बी इन गुड फेवर। जैसे एन ऑनेस्ट मिनिस्टर इज ऑलवेज इन गुड ऑर्डर ऑफ द पब्लिक। तो पब्लिक हमेशा एक ईमानदार मिनिस्टर को क्या करती है? फेवर करती है, उसको अच्छे फेवर में उसके ऊपर कृपा बरसाती है। तो बी इन गुड ऑर्डर ऑफ या बी इन गुड बुक ऑफ। अब जैसे गुड बुक होगा वैसे क्या होगा? बैड बुक। तो जैसे मान लीजिए कोई शरारती बच्चा है क्लास में, उपद्रवी है, लड़ाई झगड़ा करता है, बचपन में मान लीजिए लड़कियों के से बाल नोचता है, चोटी खींचता है, तो टीचर की उस पर क्या बनेगी? कृपा तो नहीं बनेगी। अब उस पर क्या होगी? आउट ऑफ फेवर। तो बी इन बैड बुक ऑफ मतलब क्या होता है? आउट ऑफ फेवर। जैसे शी इज इन द बैड बुक्स ऑफ अ टीचर। या जैसे ये बच्चे आप देख रहे हैं, तो टीचर ने इनको क्लास के बाहर कर दिया, तो ये बच्चे क्या हैं? दे आर इन गुड बुक्स और बैड बुक्स? बैड बुक्स। तो बैड बुक्स में क्या होता है? जिसपे आपकी कृपा नहीं, मतलब एक गुस्से वाली दृष्टि होगी, जो आउट ऑफ फेवर होगा। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ कोई बच्चा है, वो बीमारी का नाटक कर रहा है, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं जो सर है वो बिल्कुल ऐसे देख रहे हैं गुस्से से, तो वो समझ गए हैं कि इसका रोज का रहता है। दिस इज कॉल्ड बी इन बैड बुक्स। फिर आता है बी इन बैड ऑर्डर ऑफ। ये भी क्या होता है? टू बी आउट ऑफ फेवर। मतलब अगेन जैसे बी इन गुड बुक्स था, वैसे बी इन गुड ऑर्डर ऑफ था। जैसे बी इन बैड बुक्स था, वैसे क्या होगा? बी इन बैड ऑर्डर। मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको आप कृपा की दृष्टि नहीं दिखाएंगे, मतलब जो आपके आउट ऑफ क्या होगा? फेवर होगा, उसको हम कहेंगे बी इन बैड ऑर्डर ऑफ। तो अगर यहां तक समझ में आ गया है तो एक बार एसी लिख दीजिए कमेंट। कोमल, अंजलि, जयकिशन, मानसी। कोई दिक्कत इसमें? देन समझ में आया यहाँ तक? आप लोग को क्लियर हुआ सब? पढ़ा जाए आगे। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एट लॉगर हेड्स। लॉगर समझते हैं आप? लॉगर, लॉगर मतलब क्या होता है? जैसे लॉग, लकड़ी का जो पटरा होता है उसको हम लोग लॉग कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉग। तो लॉगर मतलब लकड़ी के पटरा। हेड मतलब क्या होता है? खोपड़ी। तो मतलब ऐसी दुश्मनी होना कि एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे? खोपड़ी खोल डालेगा। ऐसे हेरा फेरी मूवी में सुने भी होंगे। तो लॉगर हेड्स में मतलब हमेशा क्या होता है? तू मैं, लड़ाई झगड़ा। तो जैसे कांग्रेस और बीजेपी, इनमें हमेशा क्या देखते हो? ये दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं? हमेशा लड़ाई झगड़े पर होते हैं, इनसे हमेशा डिसएग्रीमेंट होता है। तो दे आर ऑलवेज एट विच हेड्स? लॉगर हेड्स। तो एट लॉगर हेड्स मतलब क्या होता है? इन अपोजिशन, हमेशा विरोध में रहना, किसी से मतभेद रहना, लड़ाई झगड़े में रहना। तो कांग्रेस एंड बीजेपी आर ऑलवेज एट लॉगर हेड्स। कोई डाउट इसमें? तो आई होप ये आप लोग को समझ में आ गया हो लॉगर हेड्स। अगर लॉगर हेड्स क्लियर हो गया तो एक बार लिख दीजिए ऑल ओके। क्लियर से क्या होता है कि बार कंफ्यूजिंग हो जाता है कि पिछले आने का क्लियर हुआ, क्लियर। तो ऑल ओके लिख दीजिएगा अगर आपको समझ में आ गया लॉगर हेड्स मतलब क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए आजकल आप देख रहे हैं एचडब्ल्यू में भी काफी ज्यादा लॉगर हेड्स होता है। एचडब्ल्यू मतलब हस्बैंड वाइफ, कई केसेस आप देख रहे हैं उसमें क्या होता है? एक दूसरे का खोपड़ी खोल, है ना, यानी क्या है? लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, लॉगर हेड्स हो रहा है, मतलब विरोध हो रहा है एक दूसरे का। नेक्स्ट आता है
ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स। ये क्या होता है? जैसे कोविड में आपने देखा था काफी लोगों ने अपने पेरेंट्स को क्या कर दिया था, खो दिया था। तो दे वर हैविंग एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स, मतलब अपनी उम्र से ज्यादा क्या थे, मैच्योर हो जाना। इसको कहते हैं एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स। जैसे यहाँ पर आप एक बच्ची देख रहे हैं, लेकिन इसके बिल्कुल स्पेक्स लगे हुए हैं, बहुत सीरियस दिख रही है, तो इससे पता चल रहा है कि इसके ऊपर क्या है, ये अपनी उम्र से क्या हो गई, ज्यादा मैच्योर हो गई है। तो एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स मतलब क्या होता है, टू बी मोर मैच्योर देन वंस ओन एज। तो अपनी उम्र से ज्यादा परिपक्व होना कहलाता है हैविंग एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स। कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब आता है हमारा नेक्स्ट इडियम, ऑल ओके, जय किशन, अंजलि, मानसी, ऑल ओके, वेरी गुड। अब यहां देखिए कॉड रेड हैंडेड। कॉड रेड हैंडेड मतलब क्या होता है, रंगे हाथों पकड़ लेना, मतलब किसी को तब पकड़ लेना जब सामने वाला क्या कर रहा हो, क्राइम कर रहा हो। इसको कहते हैं कॉड रेड हैंडेड। जैसे मान लीजिए आपकी कोई डायरी थी पर्सनल, उसमें आप लिखते थे डेली बेसिस पे कि आज ये हुआ, आज वो हुआ, आज इसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, लेकिन आपका भाई चुपचाप आपके रूम में घुस के उस डायरी को क्या करने लगा, चुराने लगा। और जैसे ही वो डायरी चुरा रहा था, आपने उसको क्या कर लिया, पकड़ लिया। तो यू कॉट हिम हैंडेड। तो रंगे हाथों पकड़ना, टू बी कॉट बाय कमिटिंग अ क्राइम और मिस्टेक। तो जब कोई गुनाह या मिस्टेक कर रहा हो और आप उसको क्या कर लो, रंगे हाथ क्या कर लो, पकड़ लो, दैट इज कॉल्ड कॉट रेड। क्लियर है? अगर आपको ये समझ में आ गया तो लिख दीजिएगा सीएल। क्लियर सर? सीएल लिख दीजिएगा, सीएल, ठीक है, कमेंट। अब इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट, बिहाइंड द सीन। बिहाइंड द सीन क्या होता है, जब कोई चीज आप सीक्रेटली करते हैं। जैसे हम जानते हैं रॉ ने कई कोवर्ट ऑपरेशंस किए, कोवर्ट मतलब जो हिडन ऑपरेशंस, और कैसे किए, बिहाइंड द सीन। तो हम इससे एग्जांपल बना सकते हैं, रॉ हैज अकम्प्लिश्ड मेनी ऑपरेशंस बिहाइंड द सीन। तो रॉ जैसे आप जानते हैं इंडिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसने बहुत सारे ऑपरेशंस किए हैं बिहाइंड द सीन, मतलब बिल्कुल सीक्रेट तरीके से। या द मिनिस्टर इज द मास्टर माइंड बिहाइंड द सीन एंड द पुलिस आर अरेस्टिंग स्मॉल क्राइम्स। मतलब मिनिस्टर इस चीज के पीछे सीक्रेटली छिपा हुआ है, और ये जो करप्शन हुआ है या जो क्राइम हुआ है, और जो पुलिस है वो छोटी मछलियों को क्या कर रही है, पकड़ रही है। तो बिहाइंड द सीन में आप कोई चीज कैसे करेंगे, ओपनली की सीक्रेटली? सीक्रेटली। क्लियर है? समझ में आ रही बात? तो जैसे मान लीजिए कोई भी करप्शन हो रहा है, कोई भी स्कैंडल हो रहा है, और मिनिस्टर उसमें छुप के कोई करप्शन कर रहा है, तो क्या बोलेंगे, ही हैज डन द क्राइम बिहाइंड द सीन। अब आता है हमारा नेक्स्ट इडियम बिहाइंड द सीन के बाद, एट अ स्टोन्स थ्रो। अंजलि क्लियर, वेरी गुड बेटा। अब देखिए यहां हमारा अ स्टोन थ्रो मतलब क्या होता है, बहुत ही करीब, बहुत ही नजदीक। जैसे मान लीजिए आपका घर है और किसी दूसरे का घर है, और वो इतना है कि आप पत्थर मार सकते हैं। तो योर हाउस इज एट अ स्टोन थ्रो। तो एट अ स्टोन थ्रो मतलब कहता है एट अ लिटिल डिस्टेंस, मतलब बहुत ही करीब। तो जैसे आप कहिए लाल किला इज एट अ स्टोन थ्रो फ्रॉम माई हाउस, मतलब इतना दूर है कि मैं उसमें पत्थर ऐसे फेंक दूंगा तो चला जाएगा। तो देखिए कहलाता है आपका क्या, मतलब इसमें पत्थर ऐसे रिलेटेड नहीं रहता है, इडियम में कोई वर्ड फॉर वर्ड मीनिंग नहीं होता है, वो एक सेंस ऐसा निकलता है। क्लियर? कोई डाउट इसमें? तो एट अ स्टोन थ्रो मतलब क्या होता है, वेरी नियर। अब आता है नेक्स्ट। तो अब इसको रिवीजन बाद में कर लेंगे हम लोग। अब हम लोग क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास समय भी बहुत कम है। अब देखो, जितने बच्चे अभी देख रहे हो, इसको रिकॉर्डेड देख रहे हो, इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं आपको 10 सेकंड में पूरा पीछे तक ले जा रहा हूं। तो जितने बच्चे रिकॉर्डेड देख रहे होंगे, पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, फिर एक्सप्लेनेशन सुनना, रिकॉर्डेड देखने वाले बच्चे, ठीक है। एक बार मैं जल्दी से लास्ट क्वेश्चन तक पूरा चला दे रहा हूं, ठीक है। तो जितने बच्चे रिकॉर्डेड देखिएगा वो इन क्वेश्चंस को पहले सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, और फिर एक एक करके रोक के 0.25x पे सॉल्व कर लीजिएगा, और फिर इसको देखिएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आपने क्वेश्चंस नहीं करे होंगे तो समझने में थोड़ा सा दिक्कत। तो ये आपके करीबन कितने क्वेश्चंस हैं, 41 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो ये कितने हैं, ठीक। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं जल्दी से, वापस से पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
पहला क्वेश्चन देखें है टू स्ट्रेन एवरी नर्व, क्या होगा इसका आंसर आप लोग के अकॉर्डिंग? इसका आंसर होगा टू मेक अटमोस्ट एफर्ट। ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? देखें, स्ट्रेन मतलब क्या होता है? तनाव, और एवरी नर्व मतलब आपको पता है दिमाग। तो अपनी दिमाग की सारी नसों पर जोर लगा देना, मतलब क्या? पूरा मेहनत करना, जैसे आप एफर्ट डालना। तो एग्जाम होता है तो आप क्या करते हो? अपने पूरे दिमाग को तनाव देते हो, मतलब पूरा दिमाग को बिल्कुल एक तरीके से निचोड़ते हो ताकि आपको रिजल्ट मिल सके। तो यू मेक अटमोस्ट एफर्ट। डिलीजेंट मतलब क्या होता है? हार्ड वर्किंग। तो इसका मतलब क्या होता है? हार्ड वर्किंग होना। लेकिन जबकि इसका मतलब क्या होता है? हार्ड वर्किंग होना नहीं, हार्ड वर्किंग वर्कर नहीं होता है। जैसे इसमें मतलब क्या है? जो मेहनती वर्कर होगा, जैसे जो मेहनती वर्कर इन द सेंस मेहनती लेबर होगा, उसके लिए बोला जाता है। लेकिन ऐसा नहीं बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है पूरा प्रयास करना। ये जरूरी नहीं कि वर्कर के लिए हो, ये हर फील्ड में अप्लाई करेगा। तो जो हर फील्ड में पूरा अपना दिमाग लगा देगा, मेहनत कर देगा, तो ही इज ट्रेनिंग एवरी नर्व। कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट सेकंड देखिएगा, फर्स्ट का ए, वेरी गुड। सेकंड में क्या होगा? टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स। आंसर होगा डी नहीं, आंसर होगा बी, अटेम्प्ट टू डू द इम्पॉसिबल। फ्लॉग मतलब क्या होता है? पीटना, और डेड हॉर्स मतलब मरा हुआ घोड़ा। तो मरे हुए घोड़े को पीटोगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। यानी आप वो चीज कर रहे हो, जैसे मरे हुए घोड़े को आप पीट रहे हो कि वो जिंदा हो जाए, तो जिंदा तो नहीं होगा। यानी यू आर वेस्टिंग योर एफर्ट, या यू आर डूइंग समथिंग विच इज इम्पॉसिबल। क्लियर है? जैसे आप समझ लो कि पहाड़ तोड़ना, वैसे तो लोगों ने पहाड़ भी तोड़ दिए हैं, लेकिन पहाड़ तोड़ना क्या है? इट इज लाइक फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स। पुट वंस एफर्ट तो नहीं होगा इसमें। अगर वेस्टिंग वन एफर्ट्स बोला जाता तो आंसर हो सकता, अदरवाइज ना हमारा आंसर क्या होगा? बी, अटेम्प्ट द। नेक्स्ट हमारा आता है थर्ड। सेकंड बी, वेरी गुड। जय किशन, बी, वेरी गुड। थर्ड में क्या? शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स। अब जैसे मान लीजिए N1 और N2 मॉल में घूम रहे थे और पिताजी ने देख लिया, तो अब N1 N2 क्या करेंगे? दुम दबाकर क्या करेंगे? भाग जाएंगे। N1 N2 क्या है? आप लोग फिल इन द ब्लैंक्स कर लीजिएगा। टू एस्केप, दुम दबाकर भाग जाना। टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स। क्लियर है? जैसे आप देखेंगे शेर, देखेंगे तो शेर को देख के रुकेंगे तो यानी क्या करेंगे? दुम दबाकर भाग जाएंगे। तो दिस इज कॉल्ड एस्केप। तो इसमें छिपना नहीं होता, इसमें क्या होता है? भागना होता है। और भागना जनरली बचने के लिए भागना, इसको हम लोग कहते हैं शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स। परस्यू भी होता है भागना, लेकिन ये करियर के पीछे भागना अपने, ये अलग सेंस में हो जाता है। ठीक, क्लियर? कोई डाउट इसमें? अब आता है नेक्स्ट, डायन हार्नेस। तो वेरी गुड मानसी, अंजलि, कोमल, बिल्कुल सही बताया आप लोग ने, बी आंसर। फोर्थ में देखें क्या होगा? डाई वाइल इन सर्विस, मतलब मर जाना, ड्यूटी करते हुए मर जाना। जैसे मान लीजिए आप ड्यूटी कर रहे हैं और उसी वक्त आपकी डेथ हो जाए, तो ये कहलाता है डायन हार्नेस। जैसे सोल्जर्स डायन हार्नेस, तो सोल्जर्स कैसे मर जाते हैं? अपनी सर्विस करते हुए, मतलब ड्यूटी करते हुए, तो इसको कहते हैं टू डाई वाइल इन सर्विस। क्लियर? कोई डाउट इसमें? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4। अप टू फेदर वंस नेस्ट। वेरी गुड मानसी, आपने सी बिल्कुल सही बताया। तो मानसी, कोमल, अंजलि, क्या होगा? जय। इसका आंसर क्या होगा? सी, टू प्रॉफिट इन अ डिसऑनेस्ट वे। मतलब जैसे नेता लोग देखते हैं अपना घोंसला भरते हैं, कैसे घोंसला भरते हैं? गलत तरीके से। तो फेदर वंस नेस्ट में यही होता है, प्रॉफिट इन अ डिसऑनेस्ट वे, मतलब बेईमानी से पैसे कमाना, बेईमानी से प्रॉफिट कमाना। नेक्स्ट आता है सिक्स्थ, फिफ्थ, वेरी गुड अंजलि, कोमल, मानसी। फिफ्थ में क्या होगा? डॉक्टर द अकाउंट्स। अब देखिए यहां पर डॉक्टर द अकाउंट्स में क्या होगा? अब देखिए एक चीज और होती है, कई बार इडियम में जो वर्ड फॉर वर्ड मीनिंग होता है वो नहीं निकलता। तो जैसे यहाँ डॉक्टर है, तो कोई डॉक्टर से रिलेशन होगा? डॉक्टर नहीं, तो हम लोग कौन सा ऑप्शन काट सकते थे? बी, टू क्लियर द डॉक्टर बिल, यानी डॉक्टर से रिलेशन नहीं हुआ। ये जो डॉक्टर यहाँ पर डॉक्टर है, इसका मतलब होता है मैनिपुलेट करना। मैनिपुलेट मतलब चेंजेस करना। अकाउंट मतलब क्या होता है? खाते। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? टू मैनिपुलेट द अकाउंट। जैसे आप देखते हैं ना सीए वाले, सीए सीएस होते हैं, ये बड़ी बड़ी कंपनीज में क्या करते हैं?
हाथों में टेम्परिंग करते हैं, जिससे कि क्या है उनका टैक्स बच जाए, इसी को कहते हैं मैनिपुलेट द अकाउंट। जैसे घपला कर रहे हैं तो आप घपला करते हैं क्या करेंगे, अकाउंट्स में हेरा फेरी करेंगे, इसी हेरा फेरी को क्या कहते हैं, टू डॉक्टर द अकाउंट्स, मैनिपुलेट द अकाउंट्स। वेरी गुड जयकिशन, मानसी, वेरी गुड। अब हम लोग देखते हैं सिक्स्थ के बाद सेवेंथ। She could not, she could never measure up to her parents' expectations. तो यहां measure up to क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, वो अपने पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग परफॉर्म नहीं कर पाए, तो क्या होगा, रीच द लेवल। तो मेजर अप टू मतलब क्या होता है, रीच द लेवल, ऑडिटिंग वगैरह में है ना। डॉक्टर द अकाउंट्स, मैनिपुलेट्स द अकाउंट। अब आता है हमारा एट्थ क्वेश्चन। एट्थ में क्या होगा, मानसी ए, वेरी गुड। एट्थ में द लिटिल गर्ल विद अ फ्लॉलेस परफॉर्मेंस टोल द शो। अब इसमें शो से कोई रिलेशन नहीं होगा, मतलब और ना चुराने से कुछ रिलेशन होगा, तो ए तो हो नहीं सकता। करेक्ट इनटू द शो भी नहीं होगा, करेक्ट इनटू द शो मतलब शो में धीरे से घुस जाना, तो आंसर होगा सी, वन एवरीबॉडीज अप्रेज। तो टोल द शो मतलब क्या होता है कि आपने आग लगा दी, आग लगा दी मतलब लोगों की क्या जीत ली, तारीफ जीत ली, इसको कहते हैं स्टील द शो। नाइन्थ पे आते हैं, नाइन्थ क्वेश्चन। द थीफ वाज ऑन गुड टर्म्स विद द पुलिस। वेरी गुड कोमल, आपने मेरे ख्याल से ए पिछले वाले का बताया है, इसका आंसर सी होना था, सेवेंथ वाले का, सेवेंथ का सी था ना, सेवेंथ सॉरी एट का सीधा, नाइन्थ का। तो एक बार नंबर जरूर मेंशन कर दिया, अगर आप लोग नंबर मेंशन कर दिए तो मेरे लिए इजी रहेगा आइडेंटिफाई कर पाना। तो द थीफ वाज इन गुड टर्म्स विद द पुलिस, क्या होगा, अब टर्म्स एंड कंडीशन से कोई रिलेशन नहीं होगा, आंसर क्या होगा, वाज फ्रेंडली। वाज फ्रेंडली मतलब कि दोनों का चोर चोर मौसेरे भाई मतलब दोनों एक दूसरे के साथ फ्रेंडली वे में एक्ट करके लोगों को लूट रहे हैं, यानी वाज फ्रेंडली। एग्रीड विद देम भी नहीं होता, फॉलो द रूल्स भी नहीं होता। अब आता है 10th क्वेश्चन। जॉन ऑफर ऑफ हेल्प was turned down by the police, क्या होगा इसमें, नाइन्थ का बी, वेरी गुड जय किशन, बेहतरीन। क्या होगा आंसर, रिफ्यूज्ड। टर्न डाउन का मतलब क्या होता है, मना कर देना, रिफ्यूज कर देना। जैसे किसी ने आपके आगे प्रपोजल रखा और आपने उसे टर्न डाउन कर दिया, तो टर्न डाउन कर दिया मतलब उससे आपने क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया। सेंड बैक मतलब वापस भेजना होता है, स्विच अराउंड घुमाना होता है, हैंड ओवर मतलब दूसरे को सौंप देना होता है, लेकिन इसमें टर्न आउट में हम क्या करते हैं, रिफ्यूज कर देते हैं, मना कर देते हैं। कोई डाउट इसमें। नेक्स्ट हमारा आता है 11, टू बी ऑल एट सी। ये तो आज पढ़ा था हम लोग ने, वेरी गुड जय किशन, 10 सी, वेरी गुड कोमल, अंजलि, वेरी। क्या होगा इसमें, लॉस्ट एंड कंफ्यूज। तो ऑल एट सी का मतलब क्या होता है, लॉस्ट एंड कंफ्यूज, जो हमने अभी ऑलरेडी आज पढ़ा हुआ, तो उस पर ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। सी से कोई रिलेशन नहीं हुआ, ओशियन से कोई रिलेशन नहीं हुआ, कि इडियम की खास बात क्या होती है, इसका वर्ड से कोई रिलेशन नहीं, वर्ड बाय वर्ड कोई मीनिंग नहीं निकलता। टू टेक टू वंस हील्स, क्या होगा इसमें, 11 बी, वेरी गुड जय किशन, बिल्कुल करेक्ट बताया, अंजलि वेरी गुड, सही आंसर था, कोमल वेरी गुड। 12 का क्या होगा, टू रन अवे। तो टू टेक टू वंस हील्स, या एक और अभी हमने पढ़ा था हील्स से रिलेटेड, तो हील्स, टेक टू हील्स मतलब क्या होता है, दुम दबाकर भाग जाना, एस्केप कर जाना, और एस्केप को हम लोग रन अवे भी कहते हैं, क्लियर। जैसे चोर क्या किया, पुलिस को देखकर क्या हुआ, ही टुक टू हिज हील्स, मतलब द थीफ टुक टू हिज हील्स सीइंग द पुलिस। कोई डाउट इसमें। अब 12th का बी हो जाएगा, इसके बाद नेक्स्ट 13 क्वेश्चन। वेरी गुड जय किशन, कोमल 12 बी, मानसी वेरी गुड 12 बी, अंजलि वेरी गुड, ट्राई कर रहे आप लोग। टू बाइट द डस्ट, टू फेल। अब इसका मतलब धूल चाटने वाला, ये नहीं कि आप धूल चाटेंगे, इसका मतलब होता है आप बुरी तरह से फेल कर जाएंगे। तो पाकिस्तान हैज ऑलवेज बिट द डस्ट अगेंस्ट द इंडियंस, जैसे इन आर्मी और वेदर इन क्रिकेट, हमेशा धूल चाटी है मतलब बुरी तरह से फेल रही। क्लियर, कोई डाउट इसमें। वोरेशियसली वाला होता है बहुत उत्सुकता से, मतलब कोई चीज बहुत उत्सुकता से करना, इज कॉल्ड वोरेशियसली। 14th, वेरी गुड जय किशन, मानसी बहुत बेहतरीन, कोमल वेरी गुड,
अब क्या होगा, अब बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, जैसे मान लीजिए मुकेश कोई था और उसकी जो निब्बी थी उसका नाम सुहानी था मान लीजिए, और एक दिन मुकेश ने सुहानी को किसके साथ देखा भैया, सोहन के साथ घूमते हुए। अब उसको क्या लगा, जोर का झटका है, जोर से लगा, मतलब ये उसके लिए क्या था, अनएक्सपेक्टेड था और कैसा था, अनप्लेजेंट था। तो अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लेजेंट इवेंट इज कॉल्ड अ बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। कोई डाउट इसमें, यही मार्क किया था तुम लोगों ने या नहीं किया था, अच्छा कोई बात नहीं। 15 कोल्ड कंफर्ट, 14 मानसी नहीं, डी नहीं होगा, एक्सपेक्टेड इवेंट नहीं होता है इसमें, अनएक्सपेक्टेड इवेंट होता है ना, डी। वेरी गुड अंजलि। अब देखो कोल्ड कंफर्ट क्या होगा, स्लाइड सेटिस्फेक्शन। जैसे आप रेगिस्तान में हैं और डेजर्ट में आपको कहीं पानी मिल जाए, वाटर मिल जाए, तो इट विल बी कोल्ड कंफर्ट फॉर यू। मतलब जो वैसे तो मरुस्थल है ना, मरुस्थल बोलते हैं ना जो रेगिस्तान होता है, और मरुस्थल में आपको प्यास की एक बूंद, मतलब पानी की एक बूंद मिल जाए, तो वो कैसा होगा, कोल्ड कंफर्ट। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? जैसे मान लो सिंगल लड़कों को कोई लड़की ऐसे मतलब क्या है, कुछ स्माइल करके बात कर दे, तो ये उनके लिए क्या होता है, कोल्ड कंफर्ट होता है, मतलब स्लाइट सेटिस्फेक्शन होता है। मजाक में कह रहा हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए 16 में, 15 का सी। वेरी गुड। 16 का क्या होगा, द कंपनी इज इन द रेड। वेरी गुड। जय किशन वगैरह क्या हुआ भैया, तुम लोग थक गए क्या, थक गया जय किशन बाबू क्या, मानसी और कोमल, अंजलि। अब देखो इसका क्या होगा, इन द रेड का इन डेंजर, खतरे में होना। क्लियर। तो यहां आपको लग रहा होगा लूजिंग मनी भी तो हो सकता है, नहीं लूजिंग मनी नहीं, अगर कर्ज में दिया हो, इन डेट दिया हो तो आंसर मार्क कर सकते थे। तो इन डेट, इन द रेट मतलब क्या होता है, खतरे की घंटी होना या कर्जे में होना, इसको हम कहते हैं क्या, इन रेट। जैसे मान लीजिए आपकी मैथ्स में ऐसी परफॉर्मेंस है कि फेल हो सकते हो, तो यू आर इन द रेट, मतलब आप खतरे में हो। अगर कोई बिजनेसमैन खतरे में तो हम उसको कर्ज में भी बोल सकते हैं, इन डेट। ठीक है। अब आता है नेक्स्ट 17 क्वेश्चन, बी। वेरी गुड। नहीं 16 का सी होना चाहिए था, बिल्कुल सही बताया अंजलि। अब देखो 16 के बाद 17 क्या होगा, when the principal was entering the class all my friends quietly disappeared leaving me alone to face the music। तो क्या, to bear the criticism। जैसे मान लीजिए आप सब लोग शोर मचा रहे थे और आप सब चले गए और अपने दोस्त को छोड़ गए, किस लिए, म्यूजिक, है ना, यानी बियर द क्रिटिसिज्म। सारी आलोचना कौन झेलेगा, आपका दोस्त झेलेगा। जैसे रेलवे मिनिस्टर हैज टू बियर द ब्रंट ऑफ द पब्लिक हैज टू फेस द म्यूजिक। जो रेलवे मिनिस्टर होता है जब भी एक्सीडेंट होता है तो उसको लोग क्या सुनाते हैं, म्यूजिक, मतलब उसका क्या करते हैं, क्रिटिसिज्म करते हैं। कोई डाउट इसमें? तो क्रिटिसिज्म झेलना इज कॉल्ड फेसिंग द म्यूजिक। नेक्स्ट 18th 17th अंजलि सी, कोमल और मानसी। आई गेस आपने ये 17th का बताया है, श्रेया वेरी गुड, सी बेहतरीन। 18th क्वेश्चन, द केनियन टीम प्रूव टू बी द डार्क हॉर्स इन द आईसीसी वर्ल्ड कप क्रिकेट। क्या होगा, अनएक्सपेक्टेड विनर, मतलब ऐसा समझिए जैसे जिम्बाब्वे पाकिस्तान को हरा दे, तो ये क्या होगा, अप्रत्यक्ष विजेता, मतलब जिसकी कोई उम्मीद नहीं कर रहा था, डार्क हॉर्स। ऐसा समझिए जैसे आपके ग्रुप में कोई ऐसा लड़का है जो बिल्कुल नहीं पढ़ता था और अचानक से उसका क्या पीओ निकल जाए, क्लर्क निकल जाए, तो आपको क्या निकलेगा, ये घोड़ा कब दौड़ रहा था, कब अंधेरे में इसने दौड़कर रेस जीत लिया पता नहीं चला, तो इसको क्या बोलते हैं, अनएक्सपेक्टेड। 19 वेरी गुड। बाकी बच्चे, कोमल वेरी गुड, 18 डी बिल्कुल सही बताया आपने। अब देखते हैं 19, हैविंग नो आर्ग्यूमेंट्स टू डिफेंड हिज पॉइंट द स्पीकर बिगैन टू बीट अबाउट द बुश। तो बीट अबाउट द बुश का मतलब क्या, अंजलि 18 डी वेरी गुड, श्रेया डी बेहतरीन। तुम्हारी ट्रेन है, 2:30 बज गए, अब लेट हो जाओ, बाकी ऑनलाइन देख लेना इसको, ठीक है, टूट जाएगी बाद में हमें कोसोगे नहीं, बाद में देख लेना, ठीक है, ऑनलाइन देख लेना, क्या फायदा स्कूल
तुम्हारी भी ट्रेन है क्या? चलो अब देखो 19 वाला देखो क्या होगा इसमें आंसर। 19 होगा हमारा सी, स्पीक इन अ राउंड अबाउट मैनर, घुमा फिराकर बात करना। ठीक है, तो बीट अबाउट द बुश का मतलब क्या होता है, घुमा फिराकर बात करना। क्लियर है? जैसे नेता लोग होते हैं उनसे पूछो भैया बेरोजगारी क्यों है, तो वो 10 चीजें घुमा फिरा के बताएंगे, अरे लोग इतनी जनसंख्या है, नौकरी कैसे ले। दे आर टॉकिंग इन अ राउंड अबाउट मैनर। हैप्पीजार्ड मतलब क्या होता है, इलॉजिकल, मतलब हैप्पीजार्ड मतलब कोई प्रॉपर ऑर्डर में बात ना करना। जबकि बीट अबाउट द बुश में हैप्पीजार्ड नहीं होता। हैप्पीजार्ड मतलब ऐसा नहीं होता कि आप डिसऑर्डर में बात कर रहे हैं, प्रॉपर ऑर्डर में बात नहीं कर रहे। इसमें क्या होता है, घुमा फिरा के बात करना, ऐसे बात करना कि आप बिल्कुल बच के निकल जाए। तो इसको कहते हैं स्पीक इन अ राउंड अबाउट मैनर। वेंडर अक्रॉस तो होगा नहीं कि घूमना फिरना, नहीं, इसका मतलब होता है घुमा फिरा कर बात करना। अब आता है इररेलेवेंट में क्या होगा, दूसरी चीज का रेफरेंस दोगे, जबकि यहां पर हमारा इररेलेवेंट रेफरेंस नहीं होता है। इसमें होता है कि बिल्कुल एस्केप करने की कोशिश करना गोलमोल बात करके, और सीओ मतलब होता है गोलमोल बात करना। 19 का सी, वेरी गुड अंजलि, वेरी गुड कोमल, वेरी गुड श्रेया। अब 20th क्या होगा, they were offered 6 months rent in the lieu of notice to vacate the building, in place of, in lieu of मतलब होता है के बदले, के बदले, और in spite of मतलब क्या होता है, के बावजूद, क्या होता है, के बावजूद। ठीक है, और डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता है, वैसे ये चीज याद रखिए, ये एरर है यहाँ पर। ठीक है, तो डिस्पाइट मतलब भी होता है के बावजूद। इन एडिशन टू मतलब अतिरिक्त होता है, तो हमारा यहाँ इन लिeu ऑफ मतलब क्या होता है, के बदले। जैसे उनको 6 महीने का रेंट दिया जाएगा इन नोटिस, इन लिeu ऑफ नोटिस टू वैकेट द बिल्डिंग, मतलब जो बिल्डिंग वैकेट करने के एवज में के बदले उनको 6 महीने का रेंट मिलेगा, के बावजूद नहीं, के बदले। कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट आता है 21। तो जय किशन और अंजलि और बी, वेरी गुड। श्रेया, कोमल, मानसी, बताइए बाकी बच्चों 21 का क्या आंसर होगा। सेंड हिम टू कोवेंट्री। जैसे हमें पता है कि वो बहुत ज्यादा, ही इज द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कॉर्ड, मतलब ये जो डिस्कॉर्ड हुआ है या जो ये मतभेद हुआ है उसके लिए, ये जो लड़ाई झगड़ा है उसके लिए वह जिम्मेदार है, बट वह वेल कनेक्टेड है। वेल कनेक्टेड मतलब उसकी दूर तक पहुंच है। तो वी कैन डू इज, ऑल वी कैन डू इज सेंड हिम टू कोवेंट्री। हम उसको निकाल तो सकते नहीं, ट्रांसफर तो कर नहीं सकते, हम उसको क्या कर सकते हैं, बॉयकॉट कर सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए कोई फिल्म स्टार है, वो आपको पसंद नहीं है, आप उसको जाके मार पीट तो नहीं पाएंगे, आप उसको क्या करेंगे, बॉयकॉट कर देंगे। तो दिस इज कॉल्ड सेंडिंग टू कोवेंट्री। विजय, हाय, हेलो। तो 21 लगता है हमारे ऑनलाइन वाले बच्चे अभी थक गए बेचारे। 22 द नोबल मैन गिव अप द घोस्ट। तो गिव अप द घोस्ट का मतलब क्या? अंजलि 21 सी, वेरी गुड। गिव अप द घोस्ट मतलब भूत निकल जाना, मतलब इंसान का क्या होता है, मर जाना। तो गिव अप द घोस्ट का मतलब क्या होता है, इनवाइट, डाइड, मतलब मर जाना। तो याद रखिए गिव अप द घोस्ट का मतलब मरना होता है, डाइड। कोई दिक्कत इसमें तो? कोमल, वेरी गुड। अंजलि, वेरी गुड। 21 का आप लोग ने सी बताया था, तो हमारा आंसर क्या था, सी था, बिल्कुल करेक्ट। 23 अब इसमें क्या होगा हमारा आंसर, 22 ए, वेरी गुड। नहीं नहीं, ए नहीं होगा, डी होगा, डी राइट होगा। और द घोस्ट, राइट रफ शॉट। राइट रफ शॉट जैसे कि प्राइम मिनिस्टर है या चीफ मिनिस्टर है, तो कई बार उसकी मजबूरी होती है कि वो लोगों के साथ स्ट्रिक्ट नहीं हो सकता। तो राइट रफ शॉट मतलब क्या होता है, किसी के साथ क्या होना, स्ट्रिक्ट होना, या एक तरीके से उसको बहुत स्ट्रिक्टली डील करना। जैसे आप घोड़े को डील करते हैं, बिल्कुल राइड करते हो, जैसे लगाम लगा के बिल्कुल रखते हैं, ऐसे आप नहीं रख सकते जब भी आप राजनीति की बात करेंगे। तो यहां पर आंसर क्या होगा, बी हाई हैंडेड विद। बी हाई हैंडेड, बी हाई हैंडेड मतलब क्या होता है, किसी के साथ बहुत ज्यादा क्या होना, स्ट्रिक्ट होना, मतलब बहुत ज्यादा उसके साथ डोमिनेटिंग वे में एक्ट करना। तो आई होप ये समझ में आया। वो प्रिया 22 का सबने बताया था, क्या 22 का आंसर क्या था हमारा, 22 का डी था। 23
अंजलि बी हाई हैंडेड विद वेरी गुड, बेहतरीन, बहुत बढ़िया। तो अंजलि, किशन, कोमल, या 24th क्वेश्चन क्या होगा? तो 23 क्लियर हो गया सबको? 24th में बताइए क्या होगा? ही वॉज डाउन इन द माउथ एज ही वॉज डिफीटेड इन द इलेक्शंस। तो बहुत डाउन इन द माउथ, डाउन इन द माउथ मतलब माउथ मतलब हो गया, मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं मुंह, और डाउन मतलब लटक आना, तो मुंह लटक आना मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा निराश हो जाना। तो आंसर क्या होगा? वेरी डिप्रेस्ड। तो डाउन इन द माउथ इज कॉल्ड वेरी डिप्रेस्ड। तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आ रहा है। और नेक्स्ट, इसमें क्या होता है, कमेंट काफी लेट आते हैं कई बार, तो आपके आंसर मुझ तक पहुंच रहे हैं। कोमल भी, जयकिशन भी, 10-20 सेकंड थोड़ा सा लेट रहता है ना, लेकिन मैं रीड जरूर करता हूँ। 25 देखिए आपका क्या होगा इसमें आंसर। देखते ज्वाइन द आर्मी टू ड्रिंक द लाइफ टू द लीज। अब देखिए आर्मी अगर आप जाएंगे तो जरूरी नहीं कि वहां ड्रिंकिंग के लिए जा रहे हैं, एंजॉय करने के लिए, और भाई ड्रिंक लाइफ टू द ईज। अब देखिए ड्रिंक से कोई रिलेशन नहीं होगा, ये इडियम में मैंने आपको बताया था, ट्रिक होती है कि ड्रिंक से कोई रिलेशन नहीं, तो ये नहीं होगा। हैव द बेस्ट ऑफ लाइफ, भाई जीवन का बेस्ट तो ऐसा नहीं होता। अब यहाँ पर टू हैव द बेस्ट ऑफ फन, भाई आप आर्मी जा रहे हैं, वहां फन और फॉर्च्यून तो नहीं होगा, वहां पर क्या होगा? एडवेंचर। और यहाँ एडवेंचर्स मतलब खतरे होंगे। तो अगर आपको खतरे का जीवन जीना है, खतरों में खिलाड़ी बनना है, तो आप बन जाइए सोल्जर, यानी आप जाइए आर्मी में। यानी 25 सी, ड्रिंक लाइफ टू द लीज, यानी हैव अ लाइफ ऑफ फुल ऑफ एडवेंचर। 25 सी, वेरी गुड कोमल, अंजलि, प्रिया। अब आता है हमारा 26 क्वेश्चन, क्या होगा? व्हाइट एलिफेंट। जैसे आप कोई गाड़ी है और वो सफेद आती है ना, चलती है, पेट्रोल बहुत खाती है, यानी कैसा हाथी लाए हैं? जीवन में भी कभी कभी ऐसे हाथी आ जाते हैं, तो क्या होगा? कॉस्टली एंड यूजलेस पोजेशन। तो व्हाइट एलिफेंट मतलब क्या होता है? महंगा और बेकार का हाथी, मतलब जो यूजलेस, मतलब ऐसा अधिकार जो आपके लिए यूजलेस है, कोई फायदेमंद नहीं, तो उसको हम कहते हैं व्हाइट एलिफेंट। नेक्स्ट, इसमें एक्सपेंसिव दिया था लेकिन यूजलेस की बात नहीं करी, इसीलिए सी ऑप्शन को हमने मार्क नहीं किया। कॉस्टली के साथ साथ यहाँ पर क्या होगा? यूजलेस भी हो, मतलब ऐसी कोई चीज है जो महंगी भी है और रिटर्न में कुछ मिल भी नहीं रहा, इन्वेस्टमेंट लगा तो लिया रिटर्न कुछ नहीं आ रहा, इसलिए आपका बी होगा। 27, 26 का बी, वेरी गुड, अंजलि, कोमल एंड जयकिशन एंड प्रिया। अब बताइए 27 में क्या होगा? He takes leave once in a blue moon। बोलते ना यार तुम बड़ा ईद का चांद हो, कभी कभी देखने को मिलता है तुम्हें, बहुत ही कम देखने को मिलते हो। तो आंसर क्या हुआ यहाँ पर? रेयरली। रेगुलरली तो ज्यादातर हो जाएगा, मतलब हमेशा। तो आंसर क्या हुआ? रेयरली। इसका मतलब क्या होता है? बहुत ही कम। तो वंस इन अ ब्लू मून मतलब जो एक बार, जैसे मतलब मान लीजिए क्लास में कोई बच्चे होते हैं तो वो 10 क्लास में कितनी बार देखने को मिले? एक बार। तो ये होते हैं रेयरली वाले। क्लियर? कोई डाउट इसमें? तो 27 सी, वेरी गुड कोमल एंड प्रिया। अब आता है 28, जय किशन, अंजलि, प्रिया, वेरी गुड। अब बताइए, द मीटिंग हैज बीन पुट ऑफ इनडेफिनेटली। तो पुट ऑफ का मतलब क्या होता है? पोस्टपोन। जैसे पुट ऑफ मतलब क्या होता है? टाल देना होता है। तो इसलिए आंसर कैंसिल इसलिए नहीं हो, कैंसिल में रद्द होता है, लेकिन पुट ऑफ में हम क्या करते हैं? फ्यूचर के लिए टाल देते हैं। एडवांस तो होगा नहीं, अनाउंस्ड होगा। तो आंसर विल बी बी, 28। ब्लू मून, once in a blue। 28 बी, कोमल, जय किशन, अंजलि, वेरी गुड बच्चों, बहुत बेहतरीन। 29 क्या होगा? सेट फोर्थ। बस 12 क्वेश्चन और है, 12 विकेट और हैं। द रूल्स ऑफ द डील आर सेट फोर्थ। सेट फोर्थ मतलब क्या है? बताए गए हैं, और बताने को हम कहते हैं स्टेटेड। तो सेट फोर्थ मतलब उसका स्टेटेड, जिसको लोग मेंशन्ड भी कहते हैं, जिक्र करना,
क्लियर? तो आंसर होगा सेट फोर्थ का स्टेटेड। वेरी गुड अंजलि, जय किशन, आप लोग बहुत बढ़िया से पढ़ रहे हैं। कोमल, जय किशन बेहतरीन, 29 का ए मेंशन। अब आता है अंजलि, वेरी गुड, 29 ए। नेक्स्ट देखते हैं 30th, तो लिख लिया सबने इसको, देखिए 30th फॉर अ सॉन्ग। अब ऐसे समझो कि कोई इंसान आपसे बोले कि जैसे मान लीजिए किसी के पास कार है और आपसे कहे बस एक गाना सुनाओ और कार ले जाओ, अब यार यार ये तो बहुत सस्ता डील हो गया, तो आंसर क्या होगा? नहीं, वेरी चीपली। तो फॉर अ सॉन्ग मतलब क्या होता है? वेरी चीपली, यानी कोई चीज बहुत सस्ते में मिल जाना, दैट इज कॉल्ड फॉर अ सॉन्ग। मतलब गाना नहीं सुनाओगे तो बहुत सस्ते में मिल जाएगी कोई चीज, तो इट इज कॉल्ड फॉर अ सॉन्ग। जैसे आप कोई किताब लेने गए और आपने वहां उस किताब को भैया मार्केट में मिली थी 2000 या कहीं, और आप कहीं सेकंड हैंड लेने गए, आपको मालूम मिल गई क्या है, फॉर एग्जांपल 100 रुपए में, तो आपको ये मिल गई फॉर अ सॉन्ग। वेरी गुड अंजलि, प्रिया, कोमल बेहतरीन, जय किशन। अब देखिए 31, राजू हैड गिवन अप डूइंग एक्सरसाइज आफ्टर सर्जरी। तो सर्जरी के बाद उसने एक्सरसाइज करना डैश कर दिया था, क्या होगा? गिवन अप मतलब होता है बंद कर देना, कोई चीज त्याग देना, छोड़ देना, तो आंसर क्या होगा? स्टॉप। गिव अप मतलब त्याग देना, छोड़ देना, स्टॉप। वेरी गुड अंजलि, प्रिया, कोमल, जय किशन। बताइए बच्चों, आप लोग ने का आंसर मार्क किया लेकिन मेरे पास आया नहीं, चलिए कोई नहीं। कोमल 31 डी अच्छा आ गया, जय किशन बेहतरीन, अंजलि वेरी गुड। नेक्स्ट 32 दिया, वेरी गुड। 33 देखिए इसमें क्या होगा? द चेयरमैन ट्राइड टू गेट हिज पॉइंट अक्रॉस बट द मेंबर जस्ट वुडंट लिसन। तो क्या होगा 32 में? गेट योर पॉइंट अक्रॉस क्या होगा? मेक देम अंडरस्टैंड, मतलब अपना पॉइंट समझाने में क्या होना, कामयाब होना, इसको कहते हैं गेट योर पॉइंट अक्रॉस। जैसे अगर टीचर मैं कोई रूल बताता हूं तो आई ट्राई टू गेट माय पॉइंट अक्रॉस, मतलब मैं आपको उसको समझाने की कोशिश करता हूं, तो मेक समवन अंडरस्टैंड। 32 सी, वेरी गुड कोमल बेहतरीन। अब आता है 33, जय किशन, मानसी वेरी गुड। क्या होगा इसका आंसर आपका? अशोक हैड ऑल फेयर वेदर फ्रेंड्स। तो फेयर वेदर फ्रेंड्स क्या होते हैं? जो दोस्त अच्छे मौसम में साथ निभाएंगे लेकिन मुश्किल समय पर साथ छोड़ देंगे, यानी फ्रेंड्स हु डेजर्ट यू इन डिफिकल्टीज। ये मौका परस्त दोस्त, यानी ऐसे दोस्त जो रेगिस्तान में आपको छोड़ देंगे, यानी बुरे कंडीशन में छोड़ देंगे। तो डेजर्ट का मतलब त्यागना होता है, वैसे डेजर्ट मतलब रेगिस्तान भी होता है और डेजर्ट मतलब त्याग भी होता है। तो आपका 33 का सी। 34 33 कोमल सी, अंजलि सी, प्रिया सी वेरी गुड, मानसी सी बिल्कुल सही बताया, जय किशन, अंजलि, कोमल, प्रिया, मानसी बेहतरीन पढ़ रहे हैं आप लोग। मेक गुड द लॉस क्या होगा इसमें? बहुत ज्यादा कंपनी ने पैसा और समय गवाया है, तुमको इस लॉस के लिए मेक गुड करना पड़ेगा। मेक गुड करना पड़ेगा मतलब तुम्हें क्या करना पड़ेगा? कंपनसेट करना पड़ेगा। तो मेक गुड द लॉस का मतलब क्या होता है? किसी लॉस के लिए क्या करना पड़ता है? कंपनसेट, मुआवजा भरना पड़ता है। क्लियर है? कंपनसेट फॉर द लॉस। जैसे मान लीजिए आपने किसी गाड़ी ठोक दी, उसने कंप्लेन कर दी, तो आपको उसके लॉस के लिए क्या करना पड़ेगा? भरपाई करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड कंपनसेट। मिनिमाइज द लॉस में लॉस कम कर दे, लेकिन इसमें आपको पूरा मुआवजा देना। जैसे मतलब रेलवे में एक्सीडेंट हो गया, अब थोड़ी नहीं करेंगे 5000 में हो जाएगा, मिनिमाइज करें, तुम भाई भाई देख लेते तुम्हारा लॉस कम हुआ है, नहीं वो पूरे लॉस की भरपाई करेंगे। तो कंपनसेट में क्या करेंगे? पूरा भरपाई करेंगे। तो इसलिए आपका आंसर जाएगा सी जाएगा। समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत इसमें? बाकी ऑनलाइन में किसी को दिक्कत जाए तो पूछ सकते हैं आप लोग। 34 वेरी गुड। अच्छा डी मार्क किया था कोमल ने, 34 डी देख लेते हैं। डी एक दो बच्चों ने मार्क किया था। देखिए इसमें क्या होता है? एंश्योर मतलब क्या होता है? ये सुनिश्चित करना कि आगे फ्यूचर में कोई लॉस नहीं होगा। लेकिन हम लोग इसमें फ्यूचर के लॉस को कवर नहीं करते, जो लॉस हो गया उसके बदले में हम लोग क्या करते हैं?
भरपाई करते हैं, इसलिए आंसर क्या होगा, सी होगा। मेक गुड द लॉस मींस कंपनसेट फॉर द लॉस। ये एंश्योर करना नहीं, एंश्योर तो मतलब हो गया विश्वास दिलाना कि आप कोई नुकसान नहीं होगा, नहीं आप इसमें नुकसान की विश्वास नहीं दिलाते बल्कि नुकसान की क्या करते, भरपाई करते। नेक्स्ट 35। अब कोमल मैंने एक्सप्लेन किया, आपको समझ में आया बेटा डी क्यों नहीं होगा इसका, सर डी भी तो हो सकता है, क्लियर हुआ भाई। एंश्योर में आप विश्वास दिला रहे हो कि आगे कोई लॉस नहीं होगा, जबकि इसमें आप क्या करोगे, जो लॉस हुआ है वो, जैसे मान लो अगर आपने बैंक में कोई गलती कर दी तो अब वो क्या करेंगे, आप बोलोगे सर सॉरी सर मैं विश्वास दिला रहा हूँ आगे से गलती गलती नहीं होगी, कि वो पूरा जो लॉस वो आपसे वसूल लेंगे, पूरा लॉस पेनल्टी आपसे वसूल लेंगे, है ना, तो इसीलिए ये हो जाएगा। यस सर क्लियर है, ठीक है। तो डैम स्क्रिप्ट क्या होता है, फुस पटाखा, डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट। जैसे हम इंडिया से उम्मीद कर रहे थे जो आएगी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में इंडिया धमाकेदार खेलेगी, और क्या वो फुस पटाखा निकला, तो उसको हम लोग बोलते हैं डैम स्क्रिप्ट। डैम मतलब गीला, स्क्रिप्ट मतलब पटाखा, तो फुस पटाखा मतलब गीला पटाखा, मतलब जो फूटा ही नहीं, कोई धमाका ही नहीं किया। विराट कोहली से उम्मीद किया लेकिन वो निकला फुस पटाखा, है ना, डैम स्क्रिप्ट। अंजलि प्रिया वेरी गुड, 35 बी। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो, कोमल वेरी गुड, बी बेहतरीन। अब आते हैं 36। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है, जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्लियर हो रहा है। इन कोल्ड ब्लड, बेरहमी से, तो क्या होगा 36 का आंसर होगा रूथलेसली। इन कोल्ड ब्लड मतलब क्या होता है, बेरहमी से। जैसे दे वर मर्डर्ड इन कोल्ड ब्लड, और उनका बेरहमी से कत्ल किया गया था। जैसे अक्सर आप देखते हैं फ्रिज से काट दिया, फ्रिज में काट करके पैक कर दिया, आरी से काट दिया, अंग अंग पूरा काट डाले, तो ये कैसे मर्डर होंगे, बहुत ज्यादा बेरहमी तरीके से, इन कोल्ड ब्लड। कोई डाउट इसमें then? अब आता है नेक्स्ट 37। 36 ए, नहीं स्लोली नहीं होता इसमें, 36 का ए जाएगा। अंजलि का आंसर सही है। आई होप ये क्लियर हो गया। 36 वाला क्लियर है तो सीएल लिख दीजिएगा बच्चे सारे। टू टेक समवन फॉर अ राइड, ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी ने आपसे कहा भैया हमको छोड़ दो, रास्ता छोड़ दो, आपने उसको क्या बेवकूफ बना के इधर उधर घुमा डाला, तो यू हैव टेकन हिम टू अ राइड। यानी इसमें क्या होता है, किसी को राइड देना नहीं होता है, डिसीव होता है। राइड से कोई रिलेशन नहीं रहता है, टू डिसीव समवन। जैसे मतलब मान लो कोई बंटी बबली बन के आपके यहाँ आए और सुपरस्टार बन के और सब लूट के चले गए, तो उन्होंने क्या किया, आपको बेवकूफ बना दिया, है ना, चूना लगा दिया ना, इस टाइप वाला। वो मुन्नी, वो कौन सा था, गोलमाल में था ना, किसमें जो वसूली भाई कहते हैं वो चूना लगा गई, अरे राइड पे ले गई, तो राइड ले भी गई गाड़ी, चूना भी लगा गई, है ना। एक समन फॉर अ राइड, रिसीव समन, कट गया वाला होता है ना, टिकट कट गया। 37 बी, रिसीव समन। 38 बताओ सर, बी भी हो सकता है, किसका भी हो सकता है बेटा, मानसी पर क्वेश्चन बता दीजिए तो मैं उसको देख लेता हूँ। 36 का आप कह रहे हैं क्या, नहीं डेलिबरेटली मतलब क्या होता है, जानबूझकर होता है। इन कोल्ड ब्लड में जानबूझकर नहीं, बेरहमी तरीके से, मतलब जानबूझ के तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ में क्या कोई दया नहीं दिखाएंगे, तो इसमें कोई दया नहीं होती है इसमें कोल्ड ब्लड में, तो डेलिबरेटली तो जानबूझ के हो जाता है, इसलिए रूथलेसली को प्रेफरेंस देंगे। तो आई होप मानसी आपको क्लियर हो गया होगा ये वाला, और बाकी सबको भी क्लियर हो गया होगा। सर 36 का भी अब आई होप सो क्लियर हो गया हो। 38 बी, 38 का बी था हमारा, अच्छा 38 करना है, तो 38 का बी बता दिया। बिल्कुल स्वर्ग धरती सब हिला देंगे, लेकिन एसबीआई पीओ एसबीआई क्लर्क निकाल के दिखाएंगे तो ये जमीन आसमान मार देंगे, तो इसको हम लोग कहते हैं टू ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल। हिंदी में जमीन आसमान कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, धरती स्वर्ग, है ना, तो हिला डालेंगे इस तरह का। ओके सर, नेक्स्ट 39। 39 देखो क्या होगा, स्मेल रेट, जैक्सन बी या बी,
चलो बी बताया सर ने 38 का बी। फाउल मतलब क्या होता है? कुछ गलत। फाउल मतलब कुछ गलत, लेकिन स्मेल गलत दे दिया उसके साथ, तो स्मेल और एड से, स्मेल से तो कोई रिलेशन होगा नहीं। तो क्या आंसर होगा इसमें? टू बी सस्पिशियस। मतलब जैसे आपने ना वो एक आपने बाहुबली मूवी में देखा, वो डायलॉग कटप्पा कहता है कुत्ता हो ना इसलिए सूंघ लिया। तो यहाँ पर आपने कुछ गड़बड़ मतलब क्या कर ली, गड़बड़ का आपको पता चल गया, गड़बड़ के संकेत आपको आ गए। इसको कहते हैं टू स्मेल अ रैट। जैसे वो आपने देखा है ना दया कुछ, तो वो क्या होता है? संदिग्ध हो जाना किसी चीज के प्रति, तो इसको कहते हैं टू स्मेल अ। कोई डाउट इसमें? इसमें रैट से कोई रिलेशन नहीं रहता, ठीक है, और स्मेल से भी कोई रिलेशन नहीं, तो डी होगा 39 डी। कोमल प्रिया वेरी गुड। लास्ट दो क्वेश्चन। बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन क्या होगा आपका? ये होता है विवाद की जड़, सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट। जैसे कश्मीर विवाद का जड़ बना होता इंडिया पाकिस्तान के बीच में, तो सब्जेक्ट ऑफ, सॉरी पीस में नहीं, सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट। बोन ऑफ कंटेंशन मतलब विवाद की जड़, इसको हिंदी में कहते हैं विवाद की जड़, इंग्लिश में कहते हैं अ सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट। कोई डाउट इसमें? 40 ए नहीं होगा बेटा, पीस का विषय नहीं होता इसमें, शांति का विषय नहीं, झगड़े का विषय होता है, झगड़े का विषय, इसलिए आंसर सी रहेगा। इजराइल और पैलेस्टीन में तो पीस की तो कोई बात ही नहीं कर सकते, सब्जेक्ट ऑफ क्या होगा? डिस्प्यूट होगा ना। 40 सी, वेरी गुड अंजलि कोमल मानसी। अब लास्ट क्वेश्चन देखें 41। माय फ्रेंड टर्न अ डेफ ईयर टू माय टेल ऑफ लॉस। मतलब मेरे दोस्त ने, जब मैंने उसको अपनी दुख भरी गाथा सुनाई और उसने उसको अनदेखा कर दिया और मदद करने से मना कर दिया, तो आंसर क्या होगा 41 का? हीट मतलब ध्यान ना देना। तो ये तो आपने मेरी ऐसे नहीं बताया। उस वर्ड का मतलब नहीं। तो कोई बात नहीं, सॉरी सर, इट्स ओके। देखो मिस्टेक करेंगे उसी से सीखेंगे, वेरी गुड, ट्राई करें, यही अच्छी बात है आप लोग की। हाँ तो आपका इसमें आंसर क्या होगा? पेड नो हीड, जिसका मतलब क्या होता है? अनदेखा कर देना, मतलब अनसुना कर देना, मतलब किसी चीज पे ध्यान ना देना। अच्छा, टर्न हिज ईयर्स अवे मतलब अपने कान इधर दूर ले जाना, जबकि यहाँ कान नहीं ले जा रहे, हम उस चीज को क्या कर दे रहे हैं? अनदेखा कर दे रहे, मतलब हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे। वेट फार, दूर चला गया, आपने अपने दोस्त से कुछ कहा था सुना, वो तुरंत दूर चला गया, दूर नहीं जा रहा है, खड़ा वहीं रहेगा, लेकिन उस बात को क्या कर देगा? अनदेखा, इग्नोर कर, सीरियसली नहीं लेगा। तो पेड नो हीड। कोई डाउट इसमें? की होगा इसके बाद। तो कैसे रही क्लास? मजा आया आप लोग को? इसी कोशिश करेंगे अब कि एक दो क्लासेस 1 बजे या 1:30 बजे करीबन ले आए आप लोग का, और वैसे शाम की भी 1-2 क्लास मैं सोच रहा हूँ। तो बाकी तो प्लानिंग पे है, सब देखते हैं हो पाए जितना। तो आई होप आपको मजा आया होगा, अच्छी लगी क्लास। तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। सर ओके डियर।